शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ मिनट पहले गृह मंत्री और जेपी नड्डा एक साथ वहां पर पहुंचे और मंच पर वो विराजमान आपको नजर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता ने विजय सर एक बात कही, जब उनसे पूछा गया कि आपको लग रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए चमत्कार जैसा है, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, तो उसे वो चमत्कार मान रहे हैं। ये तो प्रवेश वर्मा भी कह रहे होंगे कि मेरे लिए उम्मीद नहीं की, मेरे लिए चमत्कार जैसा है। ये प्रवेश तो ये फैसला दिल्ली के लिए और बीजेपी के लिए कितना चमत्कारिक होगा? नहीं, दिल्ली के लिए चमत्कारिक होगा और मुझे लगता है कि ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करना चाहेगी। जब 27 साल बाद वो आई है तो एक नई तरीके की सरकार पेश करेगी और रेखा गुप्ता, जैसे अभी नेताजी ने बात की, मुझे लगता है लंबे समय तक बेहतर काम करने की कोशिश करेगी। यहाँ सारा फोकस, इसलिए मैं ज्यादा से एक लाइन का जो चर्चा कर रहे थे, जी न्यूज के संवाददाता रविंद्र मेरे साथ जुड़े हुए थे और तब तक ऐलान नहीं हुआ था। वो बार बार एक ही बात करते कि दिल्ली जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, पूर्ण राज्य भले ही नहीं लेकिन एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है। ऐसे में अनुभवहीनता और देखिए कुछ भी है, एक अनुभवशाली व्यक्ति होना और एक, ऐसा नहीं मैं कह रही हूं कि रेखा गुप्ता नहीं चला पाएंगे, लेकिन एक अनुभव होना उसमें उसको भी हमें जरूर ध्यान में रखना होगा। लेकिन मुझे लगता है इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनका साथ होगा सभी लोग। डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी को केवल दिल्ली जो है, दिल्ली बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी, क्योंकि आप देखें कि आप विश्व पटल पे देखें तो दुनिया कहती थी कि इतने बड़े शीर्ष के नेता अपनी राजधानी में नहीं बसा पाए, तो दिल्ली के दिल में बसने के लिए इनको परफॉर्मेंस हाई लेवल की डिलीवर करनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी चीज, आरएसएस का योगदान, चाहे वो हरियाणा चुनाव हो चाहे दिल्ली के चुनाव हो, माइक्रो लेवल तक छोटी से छोटी मीटिंग तो करके कैडर बेस को इतना स्ट्रांग किया गया है। मुख्यमंत्री जो बने वो भी आरएसएस की चॉइस है। आरएसएस का दिया हुआ नाम था जिसको बीजेपी ने माना है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जो आरएसएस ने यहाँ पर ग्राउंड रूट लेवल पर जो मेहनत की और जिस नाम को आगे बढ़ाया, परिणाम बीजेपी ने माना है। और तीसरा कि एक महिला को सामने लेकर आना, आप महिला सशक्तिकरण बिल लेकर आए हैं, आपने महिला कैबिनेट सबसे ज्यादा मंत्री बनाए हैं, निर्मला सीतारमन को रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय दिए, द्रौपदी मुर्मू जी को एज ए प्रेसिडेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो महिला शक्ति को आगे लेके जाना बहुत जरूरी था। बीजेपी सरकार को केवल ये ध्यान रखना चाहिए इस वक्त कि वो डिलीवरी और डेवलपमेंट पर ध्यान दे, वेंडेटा पॉलिटिक्स पर ना जाए। आज ये हो कि नहीं, अब पहले केजरीवाल साहब को जेल में भेजना है, मनीष, मतलब वो लैंड ऑफ लॉ पर जो काम हो रहा है वो होता रहे। ठीक है, करप्शन का मसला है, वो जांच चलती रहेगी। एक्सपेक्टेशंस दिल्ली वासियों के बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त, और उस पर खरा उतरना जो डबल इंजन की राजनीति। राकेश जी, शायद अब बीजेपी के पास ये बोलने को नहीं होगा कि साहब ये काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। केंद्र में आप, दिल्ली में भी आप, अब आपको मैं फिर यहाँ पर सभी जितने भी मेरे यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं, हम यमुना की सफाई का यहाँ पर बहुत जोर शोर से जिक्र कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन का यहाँ पर बहुत जोर से जिक्र कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। अगर आप कानपुर में गंगा की स्थिति देख लें तो आप शायद नजदीक नहीं जा पाएंगे। तो ये राजनीतिक दल ये चुनौती ले तो लेते, एक चुनावी विषय तो बन जाता है, चुनावी मुद्दा बन जाता है, लेकिन जमीन पर आप समझिए हथिनी कुंड के बाद दिल्ली तक, हथिनी कुंड के बाद दिल्ली तक इतने नाले इस यमुना जी में मिल रहे हैं कि वो सफाई भी अपने आप में एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए। आप ये ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री स्नान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्नान करने का मतलब होता है संगम में। इसका मतलब ये है कि गंगा की जो क्वालिटी है वाटर की, पिछले 15 साल में बहुत सुधरी है। इस 10 साल में जो परिश्रम हुआ है, एसटीपीज के लिए फंक्शनिंग एक ऑपरेशनल मेथड में आए हैं। अभी पोल्यूशन बोर्ड की आई है रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि उसमें इतना ज्यादा मल और मूत्र है, वो सेफ नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका विरोध किया। देखिए, मेरी बहस का मुद्दा ये नहीं है, हमें बतौर नागरिक ये समझना पड़ेगा कि कितनी गंभीर है ये समस्या। इसको डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली जीतने के बाद जो अपना भाषण शुरू किया, उन्होंने कहा यमुना मैया की जय, बिल्कुल, और समापन किया, फिर कहा यमुना मैया की जय। अरे सर, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये देखिए, चलिए मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहने में अंतर है, ध्यान में रखिए। और ये देखिए तस्वीरें, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं मंच की तरफ, कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी। चलिए तस्वीरें दिखा, गुरुजी तस्वीरें दिखा देते हैं, बेहद खास तस्वीरें। और यहाँ पर बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार जो है, उन्होंने शायद ये समझ लिया कि मैं कह रही हूँ कि यमुना साफ नहीं होगी। वो ये समझ नहीं पाए कि मैं इस चुनौती की बात कर रही हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। हमें कारगिल की तस्वीरें तो नहीं मिली प्रत्युष, लेकिन अब देखिए बस वो पहली तस्वीर का इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें दिखे। और बीजेपी के लिए 27 साल के बाद एक बहुत बड़ी
तस्वीर। बिल्कुल, देखिए 12:16 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। मिनट टू मिनट ये प्रोग्राम जो है अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने स्वागत किया एकनाथ शिंदे जी से मिलते हुए, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार से मिलते हुए, और देखिए बिहार के भी उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, उनसे मिलते हुए आगे बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला। ये वीरेंद्र सचदेवा मुझे लग रहा है तस्वीरों में गुलाबी कुर्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े हो। जी, पवन कल्याण। प्रधानमंत्री जब भी पवन कल्याण से मिलते हैं तो कम से कम मैंने देखा कि 1 मिनट तक उनसे बात जरूर करते हैं। पवन कल्याण ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है पवन कल्याण और की। कुछ ये मुझे लग रहा है आउटफिट की भी बात हो रही है इस समय। और पवन कल्याण को जब इंट्रोड्यूस किया था एनडीए में तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये पवन नहीं आंधी है। आंधी है, हाँ तो पवन नहीं आंधी है। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण देखिए चंद्रबाबू नायडू, अभी इतना बड़ा बजट जो है वो सैंक्शन हुआ है केंद्र सरकार की ओर से चंद्रबाबू नायडू के लिए, और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह एलाइज को खुश करना बहुत अच्छे से जानती है। और देखिए इस बार के चुनाव में विपक्ष ने कहा था कि बीजेपी का दुल्हा कौन है, बीजेपी का तो चेहरा कोई है नहीं। सबने यही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर आपने चुनाव लड़ा, और अगर हारिएगा तो ठीकरा किस पर फोड़िएगा, जीतिएगा तो सेहरा किसके सिर पर जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल, और उन लोगों प्रत्युष के लिए ये भी बहुत जवाब है जो बड़ा कहते हैं कि विधानसभा में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चलता, लोकसभा में चलता विजय जी, ये है। बहुत पूरा बड़ा चुनाव टर्निंग प्रधानमंत्री पॉइंट हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैलियों में पहुंचे और जनता से ये कहा कि ये मोदी का वादा है। ये आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के वादे पर, प्रधानमंत्री के आश्वासन पर आज भी देश की जनता बहुत विश्वास करती है, और ये विश्वास का वोट दिल्ली में तो सेल लगी हुई थी, ये सबको पता है कि सबके पास पिटारे में कुछ ना कुछ था। कांग्रेस के पास था, आम आदमी पार्टी के पास था, बीजेपी के पास था। अब जनता ने इनकी गारंटियों को चुना दी कि 25 जोखिम भरा चुनाव था, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 8 मार्च को पहली किस्त आ जाएगी महिलाओं को। ये देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रवेश वर्मा से कुछ बात करती हुई, ये आप देख सकते हैं। देखिए जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, और प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है राष्ट्रीय गान के साथ ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। अभी तो टाइम है। भारत माता की। प्रधानमंत्री भी पहले पहुंचता था कि फॉर्मली सबसे मुलाकात हो जाए, मंच पर आ गए, क्योंकि फिर वो खत्म हो जाता है प्रोग्राम। सब बिफोर है, प्रोग्राम बिफोर अराइवल है। इसका साक्षी बन रहे हैं, और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस गान के साथ अब ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ये पूरी तरीके से एक सरकारी कार्यक्रम है, हालांकि इसको आप भले ही एक जीत के रूप में ले सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण जो होता है वो एक ऑफिशियल फंक्शन होता है, इवेंट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बड़ी संख्या में भीड़ है, और मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रही है। जिस डबल इंजन की सरकार का हम जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं, बीजेपी करती है, वो ये दोनों डबल इंजन जो है वो इस समय मंच पर एक साथ एक फ्रेम में हमें दिखाई दे। और चुनावी नतीजों के 12 दिन के बाद आज से आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से दिल्ली वासियों को उनकी नई सरकार मिल गई। बिल्कुल। और अब आज से फैसले शुरू होंगे। अब देखना है कि कैबिनेट की पहली बैठक में किन प्राथमिकताओं पर सबसे पहले मुहर लगती है। यमुना सफाई तो अभी घाटों पर आरती शुरू हो गई है। एलजी ने कुछ वीडियो पोस्ट किए थे एलजी ऑफिस की तरफ से, जहां पर यमुना की सफाई के लिए क्या क्या मशीन लगाए गए, वो भी तस्वीरें हमने देखी। एक जो कहा था, मुझे याद है कि फिरोज शाह कोटला का नाम बदला जाएगा। पहली कैबिनेट की बैठक में ये प्रवेश वर्मा ने कहा था, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। बिल्कुल ठीक है। और प्रत्युष, यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जो वादे बीजेपी ने किए, और एक मजबूत विपक्ष सामने है। ये एक तरफा सरकार नहीं है, भले ही उनके 22 विधायक हैं, ये 48 हैं, लेकिन समझिए वोट परसेंटेज जो है, तो ये जो चुनौती है ये बीजेपी के लिए। और इस समय यहाँ ये समझ रही है बीजेपी अच्छी तरह की शीला दीक्षित ने जो स्टैंडर्ड यहाँ पर खड़ा किया था, उस स्टैंडर्ड को पार करना है, तब दिल्ली की जनता आने वाले कई दशकों तक बीजेपी के साथ रहेगी। नहीं तो दिल्ली की जनता जो है वो बड़ी जल्दी छिटक जाती है। देखिए ये डबल इंजन की सरकार, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसे हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का नहीं प्रयास होगा। कह सकते, क्योंकि ट्रिपल इंजन में फिर एनसीडी आ जाती है, जहां पर आम आदमी पार्टी है। तो जो हम कह रहे हैं ना कि पेंच कहां फंसेगा आकर, कहीं ऐसा ना हो कि अगर कूड़े की गंदगी है तो कल को बीजेपी ये कहे कि साहब वहां तो आम आदमी पार्टी, उनसे पूछिए। 2015 और 2020 में ये जो भगवा झंडे
आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी शपथ क्षेत्र दिल्ली दिलाएंगे सरकार के मुख्य नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सचिव रेखा गुप्ता जी को। से साथ में शपथ आपको ग्रहण दिखाई की दे रहे हैं ये तीन कार्रवाई बड़ी, आरंभ इस करने की तस्वीर को बहुत पावरफुल तस्वीर कहा जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री चेहरे पर कुछ उत्सुकता दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने जा रही है। यहाँ पर आप देखिए जनसैलाब, ये उत्साह, ये उमंग बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। और सुन लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती है। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं
परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
वाहिगुरु जी की फतेह। श्री रविंद्र इंदिराज सिंह। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब यहां से रवाना होगा और देखिए जय श्री राम के नारे लगते हुए, भारत माता की जय के नारे लगते हुए बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है प्रत्यूष, और ये उमंग उत्साह जो और ये शायद फोटो सेशन ये हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री, अब आप कह सकते हैं आधिकारिक मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर शपथ हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट के तमाम सहयोगी एक साथ तस्वीर खिंचाते हुए, और देखिए झुककर अभिवादन करती हुई नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और विनम्रता जो है वो, ये देखिए प्रधानमंत्री से कुछ बात करते हुए उनसे, और अब यहाँ से विदा लेते हुए साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये नवनिर्वाचित मंत्री जो है वो उनसे अभिवादन करते हुए, और ये देखिए पूरा जो ऑफिशियली अब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, तमाम वीवीआईपीज यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये जो पूरी जनता जनार्दन है उसके बाद ये लोग बाहर निकलेंगे सबसे विदा लेते हुए प्रधानमंत्री। और देखा भी गया है कि शपथ ग्रहण समारोह में जब भी प्रधानमंत्री हिस्सा बने कभी कोई भाषण या कोई इसी तरीके का संबोधन नहीं हुआ है, तो आज भी वही परंपरा कायम रही है। 12:40 हो गया, देखिए पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ। अब सवाल अब यहाँ से जितने लोग यहाँ पर आए हैं समय से पहले पहुंचे, अब यहाँ से एक रेला निकलेगा बाहर जो अब यहाँ से बाहर जाएगा रामलीला मैदान से, तो उस वक्त थोड़ी सी ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। और अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि इसके बाद जो बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आए सुबह सुबह, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या आशीष सूद की, अब तो करप्शन की फाइल खुलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में जितने घपले घोटाले हुए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। राकेश, अब आपको याद होगा कि जिस दिन हम लोग चुनाव नतीजे वाले दिन बात कर रहे थे, उसी दिन सेक्रेटेरिएट में कई सारे कंप्यूटर्स जो थे वो बिल्कुल लॉक कर दिए गए थे कि ना फाइल इधर से उधर, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं। देखिए डेटा ट्रांसफर ये पॉलिटिक्स की समस्या है, जनता की समस्याएं और हैं। आज दिल्ली में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली का सांस्कृतिक पतन हुआ है, और दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हालात वो आपके सामने, जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई है।
तो ये जो कैबिनेट है इसके बिल्कुल, सामने देखिए इस समय एक बड़ी जो खबर आ रही है, चुनौतियां मुख्यमंत्री हैं, रेखा बहुत भयानक गुप्ता से जुड़ी चुनौतियां ये बड़ी खबर है और आज शाम यमुना दर्शन करेंगी। देखिए आरती पहले ही शुरू हो चुकी है, सफाई का काम भी एलजी साहब के आदेश से यमुना का शुरू हो गया है, पूरी कैबिनेट के साथ यमुना दर्शन करेंगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के लिए ये जो एक संदेश देने की कोशिश सबसे पहले बनते ही मुख्यमंत्री दी जाएगी। एक बड़ी उम्मीद भी आज जगेगी इस तस्वीर को देखकर जब खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना जी पर पहुंचेंगी। लेकिन ये भी यहाँ समझना होगा मुख्यमंत्री को कि सिर्फ तस्वीर से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में ज्यादातर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, आपको काम भी जमीन पर कर दिखाना पड़ेगा। आरती करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वोटिंग वाले दिन परवेश वर्मा को हमने देखा था यमुना नदी के किनारे में बैठकर यमुना मैया की पूजा अर्चना करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई भाषणों में कहा कि यमुना मैया को हम साफ करेंगे। तो पहली प्राथमिकता राकेश जी मुझे लगता है कि यमुना बीजेपी की है, जो हमने देखा भी एलजी ऑफिस से जो वीडियो सामने आए थे। और अब मुख्यमंत्री का जाना, शपथ लेने के बाद शाम में यमुना आरती में शामिल होना, और क्या देखिए ये बड़ी बड़ी पिक्चर अपॉर्चुनिटी भी होगी, संदेश भी होगा, लेकिन ये चुनौती भी बहुत बड़ी होगी। राकेश आप जी। समझिए हथिनी कुंड के बाद सारे नाले इसी यमुना में मिल रहे हैं, जहरीला है ये पानी। यमुना मैया का जो रूप है, उस रूप को अगर आप नहीं सुधारते हैं तो जिस तूफान से आप आए हैं उतनी ही गति से वापस जाने की तैयारी भी रखिए। और इसलिए 5 साल की डेडलाइन है, आपको 1 साल के भीतर काम को मुकम्मल जमीनी धरातल पर दिखाना पड़ेगा। और 2 साल के भीतर जो आपने कहा है, वादा किया है, आपको यमुना को शुद्ध साफ करके उसको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह चमक दमक के साथ पब्लिक के लिए कहा खोलना था कि पड़ेगा। यमुना रिवर फ्रंट हम बनाएंगे। बहुत बड़ा- तो नीति जी ये कहें कि ये मखमली ताज नहीं है, ये कांटों भरा ताज बिल्कुल है। कांटों का ताज है। देखिए निश्चित रूप से देखिए यमुना ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है और केजरीवाल जी ने जो वादे किए उसमें वो फेल हुए। और सबसे बड़ी बात है पूर्वांचल वोट बैंक दिल्ली में एक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और जो छठ पूजा में यमुना में जाके पूजा करने की जो उनको अवसर मिलना चाहिए था, वो सालों साल वो वंचित रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वहां मुझे पे लगता है इनको राकेश जी यमुना अब कम से कम अगले साल छठ महापर्व पर वो झाग वाली तस्वीर तो नहीं देखने को निश्चित मिलेगी। रूप से- 19 बड़े नाले गिर रहे हैं। किसी और मुद्दे पर भी आना आज चाहती की हूं। तारीख में 19 बड़े नाले गिर रहे मैं हैं आपको यमुना में। बताऊं राकेश जी, मैं फील्ड में उतरी हूं, 20 से 25 दिन मैंने दिल्ली के चुनाव को कवर किया है, जमीन पर पहुंची हूं। यमुना जो है वो तो प्रायोरिटी है ही है, उससे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी कूड़े के ढेर है, कूड़े का टूटी ढेर, हुई pollution सड़कें है, law and और order पीने है। का पानी की गंदा पानी समस्या है। लाजपत नगर में मैं आपको बता दूं कि जो सीवर लाइन है उसी में वाटर पाइपलाइन जा रही है, पानी के उस पाइपलाइन में छेद है और लोगों के घर, पॉश कॉलोनी लाजपत नगर की मैं बात कर रही हूं, लोगों को नहाने का पानी भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो ताज आज रेखा गुप्ता जी को पहनाया गया है, ये कांटों भरा ताज साबित होगा अगर यहां पर उस तरीके से जो सबसे बड़ा मुद्दा पीने का गंदा पानी है उस पर काम नहीं शुरू हुआ। तो देखिए एक समय था अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती थी तो टाल जाते थे कि भाई केंद्र का सरकार है, एलजी संभाल ले, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अब आज आरोप रेखा नहीं चल गुप्ता सकते। के पास ये ऑप्शन कहने के लिए नहीं अब है। आरोप दिल्ली प्रत्यारोप पुलिस आपकी की नहीं है, जो संभावना लेकिन है, इसमें- आपको इसमें जिम्मेदारी तकनीकी- ओन करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आपको तकनीकी performance पेश तब देनी आएगी जब पड़ेगी। कहेंगे कि एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। एमसीडी क्या कर, नहीं, एमसीडी मुझे का लगता- मुझे स्ट्रेंथ लगता कम है है और मुझे लगता है कि अभी जो टूट फूट हो गई है उसके बाद जब बहुमत साबित होगा तो उसमें भी बीजेपी का मुझे मेल आ लगता है जाएगा। बीजेपी लेकिन का चलिए, अगला एजेंडा होगा मैं इस समय NCD को मंत्रिमंडल जीतना। पर भी चर्चा करना चाहूंगी। इसको 6 ट्रिपल इंजन मंत्री सरकार 6 बनाना। मंत्री बने, लेकिन मंत्रिमंडल पर चर्चा हो, राजनीतिक चर्चा हो, उससे पहले नीति जी ये मुझे बताइए कि ये मुख्यमंत्री जिस कांटों के ताज की हम बात कर रहे हैं, ग्रह सितारे नक्षत्र क्या कह रहे हैं? शोभना जी, ज्योतिष इतनी वैज्ञानिक है, मैं आपको एक सूत्र बताऊं। इस समय गुरु का गोचर लगन पे, और गुरु के अगर आप फिजिकल ट्रेड्स देखेंगे, गुरु एक भारी प्लेनेट है। तो आप रेखा जी का वेट देखेंगे तो एवरेज से ज्यादा है। मैं आपको 2-3 चीजें, गुरु नॉर्मली हाइट अच्छी देता है तो एवरेज हाइट भी उनकी ज्यादा है। दूसरा, गुरु स्त्री राशि में गोचर कर रहा है तो एक स्त्री का मुख्यमंत्री होना। पूर्ण रूप से इस समय सूर्य दिग्बली हैं, 12 बजे के आसपास ये जो हुआ है उस समय जेनिथ पे होते हैं 90 डिग्री पे। तो वो जो, और सूर्य सत्ता के कारक हैं। पूरी कुंडली का मैं विश्लेषण करूं, रेखा जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी साख को बचाने के लिए, और वो करेंगी क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसे बता रही है कि रेखा जी के लिए शीला दीक्षित के एक लैंडमार्क को अचीव करना और उसको आगे जाके अपने आप को स्थापित करना, और जो पार्टी ने और संघ ने उनके ऊपर जो एक कार्य का ये दिया है उसको निर्वाह करना, उस जिम्मेदारी को वो टारगेट लेते हुए किस तरीके से प्रोएक्टिवली वो पहले आकर पूरा मैं बताना चाहता हूँ कि रेखा जी के जीवन में शनि और बुध की
5 साल की एक दशाएं मिनट, इस मिलेगी। समय की बड़ी खबर। शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर आ गई है, रेखा कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। देखिए ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल ने अभी शपथ ली है। 6 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता जी ने ली है और अब पहली कैबिनेट की बैठक आज ही होगी और यमुना पे भी वो आज ही पहुंचेंगी। शास्त्री जी अपनी बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी की कुंडली स्थापना दिवस की है उसमें 2028 से 35 बहुत बड़ा समय इन लोगों के लिए मिलेगा। 28 तक की जो राजनीतिक है ये 3 साल कांटों की राजनीतिक है। रेखा जी को बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बल्कि अभी स्थापना जो दिवस के लिए और अभी का मैं मुहूर्त देखूं इसमें 3 साल इनके लिए। राकेश जी पहली कैबिनेट की बैठक, राकेश जी पहली कैबिनेट की बैठक और पहली कैबिनेट की बैठक यानी कि शपथ से पहले की फाइल खुलेगी, करप्शन के चार्ज की जांच होगी। शराब घोटाले की मामले की तो जांच चली रही है, मामला कोर्ट में भी, अब कौन से घोटाले की जांच और होगी आगे? इसलिए ये कथोपकथन जो है ये नेता लोग कहते हैं, पूछने पर मीडिया पूछती है, बोल देते हैं। पहली कैबिनेट की बैठक से सकारात्मक मैसेज आना चाहिए। आपने 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है, आप उस पर कोई एक सोचा समझा फैसला लेकर के उसको डिक्लेयर करिए। किस तारीख से आप देना चालू कर देंगे? 8 मार्च की तारीख बताई गई। तो बहुत अच्छी बात है। 8 मार्च से उसका शुरू हो जाएंगे खाते में। ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं ये अर्थव्यवस्था के लिए बेहद घातक होंगी। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर टिप्पणी कर रहा है। 2500 रुपए जरूर मिलेंगे, लेकिन किसी ने शायद वो जो मैनिफेस्टो था उस पर गौर नहीं किया। उसमें छोटा सा लिखा हुआ है गरीब औरतें। अब ये गरीब औरतें क्या वो बाहर राज्यों से जो आई हुई है उनको भी मिलेगा? कितने लोग रजिस्ट्री कराएंगे? ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। 8 मार्च तारीख तो देखिए राजनीतिक दलों के हमने बहुत सारे वादे दावे सुने हैं। एक खबर ये भी आई थी कि जितने भी विधायक चुनकर आए थे उनको कहा गया था कि आप 90 दिन का अपना एक रिपोर्ट कार्ड आप पेश कीजिए कि 90 दिन में आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसी समस्या है जो आप प्राथमिकता सूची में पहले आगे रखेंगे। तो शायद जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के साथ जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी भी एक प्राथमिकता सूची होगी। मुझे लगता है कि समाहित करके सभी विषयों पर बात होगी। लेकिन यमुना जी की आरती में जाना यानी फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी ने तो तय कर दिया, यमुना की सफाई। सेकंड, स्वच्छ पानी, जो कह रहे हैं ना कि हर घर जल, ये होना चाहिए। यमुना का दर्शन वो विजुअल के लिए है। मैंने बोला वो सरकार पिक्चर अपॉर्चुनिटी है, वो पिक्चर अपॉर्चुनिटी। और देखिए उस पे विपक्ष हमलावर है राकेश जी। वो निगम बोध घाट के घाट से हो रही है जहां ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म मरघट वाले हनुमान जी का दर्शन करने गई थी। वहां आप जाइए, कितना ट्रैफिक जाम रहता है, कितनी गंदगी रहती है। वहीं से रास्ता लाल किले की ओर बढ़ता है, चारों ओर धूल धक्कड़ रहती है। तो एमसीडी भी सामने है, आपकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, एलजी साहब भी हैं, कानून व्यवस्था की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। फर्स्ट 100 डेज का आपको एक टास्क आज डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पहले 100 दिन में ये काम हम करेंगे। ना केवल डिक्लेयर करना पड़ेगा बट डिलीवर करके दिखाना भी पड़ेगा। तो आज तो नहीं दिखा विश्वास सकते। को आपको जीतना अभी पड़ेगा, आपको 1 साल का टाइम देना होगा। टक्कर बराबर की है राकेश जी, ऑपोजिशन वीक कहीं से भी नहीं है। 100 डेज में कांग्रेस नहीं चुनाव में उतरती, कांग्रेस नहीं चुनाव में उतरती तो बीजेपी के लिए दिल्ली निकालना तो आप पूछ के पांव पालने में नामुमकिन था। सरकार जो है, सरकार क्या करेगी वो पहले 100 दिन में दिख जाएगा। चले हनीमून पीरियड की बात होती है 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने। मुझे लगता है कि उसके बाद कम से कम मानसून के समय, बारिश के समय वो बहाना नहीं चलेगा कि ये वाटर लॉगिंग। बड़ा चैलेंज है डिसिल्टिंग का। सारे नाले दूसरे राज्यों पे अंडरग्राउंड सीवर है। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है वो जो हिंदुत्व का एजेंडा जो चलता है वो उस तरीके से यहाँ पर धर्म प्रभावित वोटर नहीं है। यहाँ का दिल्ली का जो वोटर है वो सर्विस क्लास है, व्यापारी वर्ग है, वो विकास को, डेवलपमेंट को सड़क पर बहुत अच्छी तरह समझता है। अरविंद केजरीवाल कितना भी कहते रहे कि साहब मैं आपका बेटा हूं, दिल्ली का बेटा हूं, वृद्धों को मैं आश्रम लेके जाऊंगा, सेवा करवाऊंगा, वो सब कुछ नहीं साहब, जमीन पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगली बार सत्ता में आने का सपना देखिए। काम मिलेगा, काम करेंगे, इसलिए करेंगे कि मेरे को जो लग रहा है कि इनके शुरू से काम करने का जो तरीका है रेखा जी का वो बहुत ग्राउंड से है, जमीन से है, इसीलिए आज उस पे आकर के साबित कर दी है कि मैं जमीन से जुड़ी हुई है। तो मेरे को लगता है कि इनकी कुंडली और ये दोनों चीजें। अब ये जो 6 चेहरे हमने देखे कैबिनेट के, अब इनके विभागों का भी बंटवारा होगा। अब जाहिर सी बात है कि परवेश वर्मा, उनको तो भारी भरकम कोई विभाग मिलेगा, जाहिर तौर पर मिलना चाहिए। अभी कुछ नहीं कह सकते। निर्माण के कार्य है, पीडब्ल्यूडी है, उस पर उनका पहला और उनका अनुभव है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है। पता नहीं क्या कुछ कहा है। वो पिछले 20 साल से दिल्ली को देख रहे हैं, उसकी राजनीति को देख रहे हैं
और जाहिर तौर पर मिनिस्टर्स अच्छे सेलेक्ट किए हैं। जो मंत्रिमंडल का चयन है वो मैं देख रहा था, उसमें आशु सूद भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रवेश वर्मा बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जो मनिंदर सिरसा जो है उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है, खासतौर पर जो सिख राजनीति अकाली राजनीति है उसके भी मर्मज्ञ हैं, और बहुत महीन तरीके से दिल्ली के भीतर एक तबके को बांध करके रखना जानते हैं। जो कपिल मिश्रा हैं, मैंने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, लेकिन उसके पहले उनके पिताजी तो संघ के बड़े प्रखर स्वयंसेवक थे। उनकी मां यहाँ ईस्ट एमसीडी की दिल्ली की चेयरमैन रही थी, अन्नपूर्णा मिश्रा। वो तो अचानक पाला बदल कर आम आदमी पार्टी के साथ गए अन्ना मूवमेंट में, लेकिन बाद में उनका मोहभंग हो गया, बीजेपी में आ गए। जाहिर तौर पर वो एक फायर ब्रांड फेस है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री संभालने का अनुभव भी सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि ऐसे फायर ब्रांड नेताओं को संयमित रखने की सलाह देना, ये भी एक बड़ा काम है। नहीं, और अब अरविंदर लवली, कैलाश गहलोत, ये भी वो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और जीत में एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहा, जमीन पर काम इनका जाना गया। अरविंदर लवली जो है, उन्होंने शीला दीक्षित सरकार में मंत्रालय संभाला है, तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रेखा जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। और क्योंकि अभी तक वो निगम में जरूर रही है, मेयर भी वो रही हैं, लेकिन विधायकों को संभालना और पार्टी को संभालना और दिल्ली को संभालना, ये एक जरूर चुनौती। अच्छा, रविंद्र इंद्रराज सिंह जो इनका नाम है, ये पंजाबी दलित से आते हैं, तो ये जो दलित फैक्टर है इस बार के चुनाव में, जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें आप देखिए कि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई उम्मीद के मुताबिक, तो शायद उस एक जो खाई है उसको पाटने के लिए भी एक सेतु की कोशिश की गई है। बीजेपी ने स्लम्स के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए और जो अनुसूचित समाज है उसके लिए जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा दिया था, विशेष रणनीति बनाई थी। और जहां झुग्गी वहां मकान, ये बड़ी स्ट्रेटेजी थी। अब कैसे इसका कंप्लायंस होगा और कौन इस चीज को लेकर के कौन सा फेस दिल्ली की जनता के बीच जाएगा और क्या उसका सारी रणनीति होगी, उसका जो सारा डेकोरम होगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखने लायक बात होगी। और मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में जो घुसपैठ की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, दिल्ली में चारों तरफ आप देखें इंक्रोचमेंट है, बड़े बड़े मकान बन गए, और जहां केवल 3rd फ्लोर के ऊपर मकान नहीं बनने चाहिए। एमसीडी, मैं समझता हूं दिल्ली की एमसीडी, कहना नहीं चाहिए पर भारत के सबसे करप्ट लोगों में एमसीडीज में उसकी गिनती है। आज वो आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन कल बीजेपी और मुंबई को भी मत पीछे छोड़िए। ये सिस्टम के खोखलेपन का एक उदाहरण है, और इसलिए इन्होंने आंख मूंद ली है सब तरफ से। सारी दिल्ली इंक्रोच की शिकार है। उस इंक्रोचमेंट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है, मैं इसमें एक टेक्निकल बात ये कहूंगी कि देखिए, सरकारी योजनाओं के तहत ही जहां पे 200 घर थे, मैं सरोजनी नगर का जिक्र यहां पर करना चाहूंगी, जहां पर 200 घर थे वहां पे 2000 घर बनाए जा रहे हैं मल्टी स्टोरी के रूप में। अब वो 2000 घरों की 4000 गाड़ियां तो सड़कों पर ही आएंगी। सड़कें इंटरनली चौड़ी नहीं हो रही है। रिंग रोड आखिरी बार कब चौड़ी हुई थी? आप फ्लाईओवर बना रहे, पर आप वन वे फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में अब दम घुटने लगा है, चाहे वो हवा का पोल्यूशन हो और चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो। राकेश जी, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। दिल्ली में इतना ज्यादा, एक तो डेमोग्राफिक इंक्रोचमेंट भी है, सारे राज्यों का जो फेल्योर हुआ, अंडर डेवलप्ड राज्य हुए, खास तौर पर हमारा जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, उड़ीसा से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार, उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, सारा जो बोझ है वो दिल्ली के ऊपर आया है। हम सब लोग एक तरह से अपने राज्य की नाकामी के कारण दिल्ली में रहने को बाध्य हुए। हमारे पास रोजी रोटी नहीं थी, हमारे पास नौकरी नहीं थी, हमारे पास जीवन जीने की बुनियादी साधन। दो बड़ी समस्याएं हैं राकेश जी, एक तो एयर पोल्यूशन, दूसरा पानी यमुना का। अब ये आरोप लगा साहब, जहर वाली सियासत भी शुरू हो गई थी। हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, हरियाणा से जहर भेजा जा रहा है। अब कम से कम वो नहीं होगा, कम से कम वो आरोप तो नहीं लगेंगे। दूसरी चीज की अब वो भी नहीं कहा जाएगा कि साहब यहां, लेकिन हाँ पंजाब वाला फैक्टर रहेगा। पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में हवा जहरीली हो रही है। गल दसा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्रत्युष जी सिरसा जी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ के 1 मिनट सुन लेते हैं। एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग नाल स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है, और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। जिस तरह से यहाँ जो सरकार थी वो 10 सालों से दिल्ली को लूटा है, और आप लोग जो विकास के काम, जो योजना मैनिफेस्टो, वो सब लागू करेंगे 100%। पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे, और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा
हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते, सुंदर, संवरती, अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। आपको कैसा लग रहा? पहली बार विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, आज मौका मिला। देखिए, ये तो मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं पार्टी का धन्यवाद करूंगा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, उन्होंने इतना सम्मान दिया, सर झुकाकर उनका धन्यवाद है। यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में होगा फैसला? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और पूर्वांचलवासी होते आपको ये वचन देता हूँ कि वचन नहीं, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम एक आपको अच्छी यमुना, स्वच्छ यमुना, साफ यमुना करके देंगे। पूरी ताकत से आगे काम करें। मेरे साथ बात करेंगे। तो पंकज सिंह को आप सुन रहे थे। अब दिल्ली सरकार में अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्वांचल से आते हैं, उन्होंने इसलिए यहाँ पर महापर्व छठ का भी उन्होंने जिक्र किया। और अक्सर छठ के समय में ही सबसे ज्यादा यमुना जी की चर्चा होती है राकेश जी। तो वो झाग भी दिखता है ठीक छठ महापर्व के पहले, और उसके बाद बोतल लेकर, बाल्टी लेकर सियासत शुरू हो जाती है। झाग के चारों तरफ मीडिया कवरेज शुरू हो जाता है। मुझे लग रहा है कम से कम अब तो डबल इंजन की सरकार के बाद अब वो झाग गायब हो जानी चाहिए। अभी आ रहा है चैत्र नवरात्र आ जाएगी, उसके बाद शारदीय नवरात्र, 6 महीने का मामला है। ये भी हो सकता है कि भाई अफवाह फैलाने वालों को, दुष्प्रचार करने वालों की बात होने लगे। और देखिए, अब मुझे और प्रत्युष को दीजिए इजाजत। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। रेखा गुप्ता नए ताज के साथ, नई चुनौतियों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। कैबिनेट की बैठक होगी, यमुना दर्शन भी होगा। इसी के साथ प्रत्युष, प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। शपथ से पहले मनजिंदर सिरसा का बयान भी सामने आया है। ये बात खबर भी हम आपको दिखाएंगे। और दोपहर के अब 1 बज चुके हैं और ये वक्त है ऐसी खबरों का जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। खबरें ऐसी जो आपको हैरान करके रख देंगी, और खबरें वो होंगी जो सोशल मीडिया पर बन गई है सनसनी।